sources, and from these sources we have completed the written sources. Those are newspapers, periodicals, diaries, reference books, correspondence, documents in archives, government gadgets, postal stamps, and encyclopedia. All these methods or means help us to know about our history. Okay, let us move forward to the material sources. Now, on the screen you can see there are different type of material sources, and these sources are also known as physical sources. ठीक है, मटेरियल से ही आपको पता चलेगा कि इट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल सोर्सेज भी कह सकते हैं. सो ऑल दीज आर द मटेरियल सोर्सेज. So the different type of material sources are coins, ornaments, places of worship, museums, things in daily use, clothing, royal seals, and modern architecture or monuments. All these are the sources of material, sources of history. Okay, that is the material sources. Now let us start. What is material source? Okay. So, historical sources include documents, artifacts, archaeological sites, features, oral transmissions, stone, inscriptions, paintings, recorded sounds, images, that is photographs and motion pictures, and oral history. Even ancient reliefs and ruins, broadly speaking, are historical sources. सो हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि वो सोर्सेज जिसके थ्रू हम, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे आर्टिफैक्ट्स हो, मतलब अलग अलग चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसे गहने यूज करते हैं, ठीक है, जो कुछ हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसके बाद में अलग अलग फीचर्स हैं, जगह है, उनसे, ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन बोल के, उसके बाद स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब मूर्तियां जो होती हैं उनको देख के, पेंटिंग्स होते हैं, रिकॉर्डेड साउंड्स, इमेजेस, ये सब चीजें जो हैं ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैं. और इसी के अंदर एंड मोस्टली इनमें से आपको दिखेगा कि वो फिजिकल सोर्सेस हैं, ठीक है, मटेरियल सोर्सेस हैं. और उसी के साथ में जो खड्डर होते हैं, कई जगह पे आपने देखे होंगे कि कोई हवेलियां होंगी, पैलेसेस होंगे, वो टूट फूट गए होंगे, ओके, बट दे आर स्टिल दे आर स्टैंडिंग अलोन, वो वहां पे अकेले वहीं पे पड़े हुए हैं. तो अगर हम उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, तो we get some knowledge about its history. So that is also a part of you can show the sources of history, a source of history. Okay, वो जो खंडर है या फिर आपके गांव में होंगे, पुराने मंदिर होंगे, पुरानी हवेलियां होंगी, तो ये सारी जो है एक सोर्स होती है हमारे हिस्ट्री को बताने के लिए. तो इस टाइप के जो सोर्सेज है, फिजिकल सोर्सेज, दैट इज नोन एज मटेरियल सोर्सेज. So let us start with the coins. As you can see on the screen that there are too much coins are there, and at one side two coins are there, and there are some stamps on it. Okay, जो आप कॉइन्स देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं हम बहुत सारे ये पुराने कॉइन्स हैं, वो अभी हमको क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके साइड में देखिए दो कॉइन्स है, उसके ऊपर कुछ इमेजेस हैं वो वहाँ पे बनाई गई है, ठीक है. तो ये इमेजेस क्या है? So let us know about it. So coins are a good sources of administrative as well as constitutional history. The purity of the coins also reveals the economic condition of the period. Coins also portray kings and gods and contain religious symbols and legends by which one can get an idea of the art and religion of that time. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, वो एक अच्छे सोर्स है किस चीज के, फिजिकल या मटेरियल सोर्स है किसी भी टाइम को जानने के बारे में, कि कौन सा ईरा जो था, कौन सा टाइम जो था, वो किस टाइप का था, कैसे, कि वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है, उसकी प्योरिटी कैसी है, उसका जो मेटल यूज किया गया है वो कैसे मेटल्स यूज किए,
पहले जो होते थे अशरफियां होती थी या फिर सिक्के जो होते थे वो टोटली मेड ऑफ गोल्ड, वो पूरे गोल्ड के हुआ करते थे। इट मीन्स व्हाट कि उस टाइम का जो पीरियड था, एट दैट टाइम द गोल्ड इज एवरीवेयर, द गोल्ड इज वेरी चीप, वो बहुत सस्ता था कि उससे कॉइन्स बनते थे और वो कॉइन्स जो है वो हर एक के पास में हमको मिलते थे। तो इस तरह से मतलब उस समय का जो मेटल था वो कौन सा था, कौन सा अवेलेबल मेटल रहता था, तो ये सारी चीजें हमको इससे पता चलेगी और इससे हमें उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन भी पता चलेगी। ठीक है, उसके साथ में ही कॉइन्स आल्सो पोर्ट्रे किंग्स एंड गॉड्स and contain religious symbols and legends. तो इसी के साथ में see on the screen you can see the coins and on that coins there are some symbols, okay, of goddess. कहीं भी आपको दिख रहा है कि गॉडेस जो है उसका सिंबल बनाया हुआ है, गॉडेस है, इट मींस इट रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन। इसका मतलब है कि जो भी कॉइन्स बनते थे उन कॉइन्स के ऊपर एक तो भगवान की या फिर राजा की उसका जो इमेज था वो पोर्ट्रे किया जाता था, वो बनाया जाता था, सिक्का जो था उसके नाम से बनाया जाता था। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो जो सिक्का है वो किस टाइम का है, किस राजा का है। ठीक है, या फिर वो किस रिलीजन को मानता था। अगर हिंदू राजा होगा तो वो हिंदू के जो सिंबल्स है या फिर देवी देवता है उनके जो इमेजेस है वो वहां पे बनवाएगा। अगर राजा मुस्लिम है तो उनके कुछ सिंबल्स होंगे वो बनवाएगा। तो इस तरह से जो कॉइन्स है वो तक कौन सा रिलीजन ज्यादा माना जाता था, ठीक है, वो किस धर्म को ज्यादा मानता था और किस भगवान को ज्यादा मानता था, इससे हमें पता चलेगा। Okay. Next one, the coins are also an important source for the study of history. The date mentioned on the coins indicate the time period of the rulers. The religious figures on the coins give us the idea about the religious condition. The content of gold gives us the idea about the economic condition. Now see, as I told you that coins tell us about the period, ठीक है, उस टाइम का उस पीरियड के बारे में बताता है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। उसी के साथ में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर इज अ कॉइन, यहाँ पे आपको एक कॉइन दिखेगा और उसी के साथ में साइड में कुछ नंबर्स जो है वो लिखे गए हैं। वी कांट रीड इट, ठीक है, वो अलग भाषा में लिखे गए हैं, इससे हमको मतलब वो पुरानी भाषा है, इसको हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस कॉइन के नीचे लिखा है गुप्ता पीरियड कॉइन डिपेक्टिंग चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड क्वीन कुमारदेवी। ठीक है, इसका मतलब है ये जो कॉइन है ये गुप्त जो थे, गुप्त जब हमारे पीरियड जो चल रहा था गुप्तास का तब का है और इसके ऊपर ये जो इमेजेस है ये चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मिसेस कुमार देवी का है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन स्टडी अबाउट कॉइन। तो कॉइन को देख के हमें पता चलेगा कि ये किस ईरा से बिलोंग करता है। Okay, after that, so many ways in which coins can be historical sources. One is their distribution. The designs on the coins can also tell us about the religious and political beliefs of a particular civilization, or at least the beliefs or those in the charge of the government. इसका मतलब है कि देखिए जैसे हमने बताया कि रिलीजन के बारे में बताता ही है, लेकिन इसी के साथ में पॉलिटिकल बिलीफ जो है, पॉलिटिक्स वहाँ पे कौन सा राजा राज्य कर रहा है, वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि डॉलर्स के और रुपीस में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, डॉलर्स की कीमत में कितने रुपीस बैठते हैं ये अलग बात है। ठीक है, तो इस तरह से डॉलर्स अमेरिका में यूज होते हैं, रुपीस इंडिया में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से है, तो ये भी हमको सीखने को मिलता है। और उसी के साथ में कभी कभी कोई पावरफुल राजा जो होता है वो अपनी खुद की इमेज जो है उसके ऊपर बनवाता है, या फिर उनके पूर्वज जो होते हैं उनकी इमेज जो है उसके ऊपर बनवाता है। तो इस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की है, वो क्या मान के चलती है, तो ये सारी चीजें हमें कॉइन्स के ऊपर से पता चल सकता है। नाउ टुडेज कॉइन,
ठीक है, इस तरह से हम ईरा को पढ़ते हैं। आज के ईरा में द बेसिक पर्पस ऑफ शोइंग द इमेजेस of the different monuments, animals, sites, temples, and person, etc., is to show the country's culture and biodiversity to the world. This article is publishing the description of the such notes which have these types of images. इसका मतलब है ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के पीछे आपको टाइगर का फोटो दिखेगा, पिक्चर इमेज दिखेगी। नाउ दीज आर द टुडेज कॉइन्स। आजकल के कॉइन्स हैं, इनके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सिंबल है उस सिंबल का जो है यूज किया गया है। कई बार आपने देखा होगा 1 रुपए का कॉइन होता है, उसके ऊपर मेज के दो ये बने होते हैं। इसका मतलब है ये किस टाइप का है, 1970 का। तो वो कब का है, जब जय जवान जय किसान बोल के जो नारा चला था उस समय की ये बात है। तो किसानों को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि जवानों को दिया जाता। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर की तरफ लोग मुड़े हैं तो उसका ये सिंबल है। ठीक है, किसी सिंबल के पीछे आपने 4 हेडेड लॉयंस के, अभी 4 हेड तो नहीं, हमको 3 हेड दिखते हैं, तो 3 हेडेड लॉयंस होते हैं, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। तो इस तरह से हमको हमारे देश के बारे में वो बताता है। उसके बाद में कई बार ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसके पीछे लाल किला बना होगा, जिसके पीछे कुछ अलग मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स होंगे। तो उस समय जो भी इवेंट हुआ है उस देश में, ठीक है, तो उस चीज वो जो बातें हैं वो बताता है। जैसे 50 इयर्स कंप्लीट हुए तो आप कॉइन के पीछे 50 इयर्स का देखोगे कि हमारा जो सिंबल था कि 50 इयर्स कंप्लीट हुए हमारे इंडिपेंडेंस को, तो वो जो सिंबल है उस ईयर में जो सिक्के बनेंगे, कॉइन्स बनेंगे, उसके पीछे वो इमेज छपी होगी। तो वो याद दिलाएगा कि इस साल में हमारे 50 इयर्स इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हुए थे। ओके, उसके बाद में सीधा करेंसी नोट्स। अभी जो हमारी करेंसी नोट्स चल रही हैं उनके बारे में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं द फादर ऑफ द नेशन गांधी जी इज देयर। नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो होता है, उसी के साथ में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, गवर्नर जो होता है उसकी सिग्नेचर होती है। अगर ये सब सिंबल्स नहीं होंगे इट मींस द करेंसी इज फेक, वो झूठी है, मतलब जाली नोट है। तो ये फेक नोट होते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सैटेलाइट जो है, ठीक है, उसका एक पिक्चर बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया कि उस साल में जब ये नोट छपी थी तब हमारे देश से सैटेलाइट जो था वो छोड़ा गया। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स जो है जो हमारे देश के बारे में बता सकता है, ठीक है, हमारे देश की महानता के बारे में बता सकता है। व्हाट आर द अचीवमेंट a country have, that is shown on the currency or the coins. Okay, इसके साथ में as you know the printing of currency notes, that is Reserve Bank of India have this coin and the main headquarter of this in Mumbai. मुंबई में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो नोट्स और ये जो सिक्के हैं इनको बनाने का काम करते हैं। तो ये सब इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। So these currency and these coins, the distribution of these coins or the currencies depends upon the population. ठीक है, पॉपुलेशन जो है उसको देखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि जो करेंसी है, जो कॉइन्स है या फिर जो नोट है, उनकी साइज में फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले 1 रुपया बहुत बड़ा आता था, 5 रुपया भी बहुत बड़ा आता है, अभी धीरे धीरे उसका साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है। 1 रुपए का जो कॉइन है पहले के जो 25 या 50 पैसे हुआ करते थे उसके जैसे हो गया, बिकॉज द पॉपुलेशन इज ह्यूज। अब हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उतना मेटल का यूज जो है करना हमको मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए अब क्या कर रहे हैं कि वो जो मेटल है उसकी साइज छोटी कर रहे हैं, जो कॉइन्स है उसकी साइज छोटी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। अब गहने जो है ये भी हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। Before precious metals were discovered, people who live along the seashore decorated themselves with a great variety of shells, fish bones, fish teeth, and colored pebbles. So people who lived inland used as ornaments material from the animals they had killed for food: reindeers, antlers, mammoth, ducks, and all kinds of animal bones.
इसका मतलब क्या है कि बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग का जब इवैल्यूएशन स्टार्ट हो रहा था, स्टार्टिंग में एज वी नो दैट दे लिव एट द शोर ऑफ द सी शोर पे रहते थे, मतलब सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई तो वह कहाँ से स्टार्ट हुई, नदी के किनारे से ही स्टार्ट हुई। और वो कहाँ पे वो क्यों रहते थे कि उनको सबसे पहला सोर्स जो था वो पानी था, तो पानी जहाँ पे रहेगा उसी के साइड में सिविलाइजेशन स्टार्ट होता था। तो पानी से उनको खेती करने के लिए पानी मिलता था, जानवरों को पानी पिलाने के लिए पानी मिलता था, घर में यूज पीने के लिए पानी, घर में यूज करने के लिए पानी, और उसी के साथ में पानी में जो फिशेस हैं, ठीक है, और जो एनिमल है एक्वेटिक एनिमल, दे यूज इट एज अ फूड। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है सबसे पहले सी शोर के पास में रहना स्टार्ट किया। अब क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम सी शोर के पास में ही रहता था, तो उसने अपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, मतलब अपने गहने बनाने के लिए, उसने शेल्स जो होते हैं, सीपियां जो बोलते हैं, शंख और सीपियां, इनका यूज करके उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद में फिश बोन, उसका यूज किया, फिश टीथ इसका यूज किया, और जो कलर टेबल्स मिलते हैं जैसे नदियों में मिलते हैं, या फिर वहाँ के जो सी शोर्स होते हैं वहाँ पे कलरफुल जो पत्थर मिलते थे, उनका यूज करके उन्होंने अपने गहने बनाए। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे जो था वो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई तो वो लैंड की तरफ बढ़ता चला गया। ओके, ही ट्रांसफर टू सी शोर टू लैंड। अब लैंड की तरफ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे उनको सी का खाना उतना बहुत नहीं होने लगा, इसलिए ही स्टार्ट टू हंटिंग द एनिमल्स। अब एनिमल्स को उसने हंट करना स्टार्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ फूड। ठीक है, फूड के पर्पज से ही उन्होंने एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट की। अब उसके साथ में ही, अब जैसे टस्क होते हैं, टस्क मतलब हाथी के दांत जो होते हैं वो, ठीक है, रेंडियर जो थे उनके एंटलर्स मतलब सींग, ठीक है, मैमथ के टस्क जो है वो, और जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स है उनकी बोन्स, उनका जो फ्लैश है, मांस जो है वो खाने के लिए यूज होता था, छाल जो है वो कपड़े के लिए यूज होती थी, और उसी के साथ में ये जो एनिमल बोन्स रहते थे ये वो अपने हथियार बनाने के लिए प्लस अपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते थे। तो इस तरह वो जो एनिमल है उसका फुल यूज कर लिया करते थे, कुछ देखते नहीं थे, उसका जो फ्लैश है वो खाएंगे, जो छाल है वो उसके कपड़े बनाएंगे, और जो बोन्स है उससे उनके औजार बनते थे और उनके ऑर्नामेंट्स बनते थे। तो इस तरह से वो सारा जो उसका यूज कर लेते हैं। After they had been transferred from the natural state into various elaborated forms, these materials together with animal skin and bird feathers provided sufficient decoration. से जैसे जैसे उसका इवैल्यूएशन होता गया, मैन का इवैल्यूएशन होता गया, वैसे वैसे उसने क्या किया, ये सारी चीजों का यूज जो है वो अपने एनिमल स्किन जो है वो उसके कपड़े बनाए, उसको डेकोरेशन के लिए भी यूज किया। जो बर्ड के फिगर्स थे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मोर पंख जो है वो आज भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, वो अपने घरों में लगा के रखते हैं। तो इस तरह से बर्ड के फेदर्स हो या फिर एनिमल स्किन हो, ये उनके यूज के साथ में डेकोरेशन के भी यूज में आते थे। After that, this era also followed by one that saw a transition from a nomadic life to a settled social order and the subsequent birth of the more ancient civilization. Nomadic मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते रहना। अब जैसे जैसे ईरा जो था वो चेंज होता गया, पीरियड जो है वो चेंज होता गया। जो लोग खाना बदोश थे, मतलब खाने की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, अब ऐसा नहीं है। मैन शुड बी सेटल डाउन, वो सेटल डाउन एक ही जगह पे रहने लग गया, और जिससे कि सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। सो मोस्ट पीपल सेटल अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स विद द facilitated the development of agriculture and animal husbandry. Indirectly, these also led to be discovered of virginal elevation deposits of minerals, among them which were gold and precious stones. See, we are studying about ornaments, और ornaments कैसे आए इसकी भी इतनी बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग था वो सेटल डाउन हुआ, सेटल डाउन होने के बाद में जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई
वो एक ही जगह पे रहने लगा, एक ही जगह पे खेती करने लगा और अपने जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए उसने एनिमल्स भी पाले। ठीक है, अब ये सब के साथ में ही क्योंकि वो एक ही जगह रहने लग गया था, इसलिए अब उन्होंने नए नए मेटल्स की छानबीन स्टार्ट की, खोज स्टार्ट की, जिसके अंदर उनको गोल्ड मिला और प्रेशियस मेटल्स मिले, जैसे हीरा है। ठीक है, ये एक पत्थर है। ठीक है, रूबी ये एक पत्थर है, स्टोन्स है, दीज आर स्टोन्स नॉट मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से उनको ये स्टोन्स और मेटल जो है इनके उनको मिलना स्टार्ट हो गया। अब उनसे ये लोग अपने ऑर्नामेंट्स जो है वो बनाने लगे, क्योंकि ये दिखने में खूबसूरत रहते थे। तो हीरो जो थे उन्होंने वो ऐसे ही गले में पहनते थे, अंगूठियों में पहनते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये जो प्रेशियस मेटल्स है या फिर स्टोन्स है इनको यूज करना स्टार्ट किया। देन the other ornaments includes bangles, chokers, along pendant, necklace, rings, earrings, conical hair ornaments, and brooches. Such ornaments were never buried with the dead, but were passed from one generation to the next. These ornaments were hidden under the floors in the homes of wealthy merchants and goldsmiths. Now you can see the different types of ornaments here on the screen. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के गहने हैं। अब ये गहने सब कुछ सोने से बने हुए हैं, कुछ अलग मेटल से बने हुए हैं। तो ये जो मेटल्स थे, पहले क्या हुआ करता था कि पहले अगर कोई आदमी मर जाए तो जो भी उसके शरीर पे गहने हैं, जो भी कपड़े हैं, उसके साथ में ही उसको दफना दिया जाता था। बुरिट करना मतलब दफना देना, उसको दफना दिया जाता था। बट after having these types of gold and stones, precious stones, they are not buried the dead person with all these things। वो जो डेड पर्सन है उसके साथ में ये सारी चीजें जो थे वो दफना नहीं देते थे। अब क्या करने लगे, वो ये जो सारा जो चीजें थे अब उनके पास में एक खरीद खजाना जो होता है उसकी तरह हो गए, क्योंकि सोना महंगा होने लग गया। ये जो चीजें हीरे जवाहरात ये महंगे होने लगे। अब ये लोग क्या करने लगे कि एक साथ बांध के घर में कहीं पे जमीन के नीचे या फिर कहीं पे चोरी छुपे कहीं जो है, आपने कभी सुना भी होगा कि किसी चीज की खोदकाम में बड़े बड़े मटके मिले जिसके अंदर बहुत सारा सोना था, गहने थे या पैसे थे। इस तरह से लोग अपनी जो चीजें, क्योंकि तब बैंक नहीं हुआ करते थे, तो अपनी चीजें सेव करने के लिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए इस तरह से ये सारी चीजें जो थे वो छुपाने लग गए। After that, now with this we can study that ornaments जो है वो पुराने जमाने से लेके आज के जमाने तक ये जो है अलग अलग डिजाइन में जो आपको मिल सकते हैं। आफ्टर दैट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान, अलग अलग पूजा के स्थान। एज वी नो आवर नेशन इज secured नेशन। सिक्युलर मतलब कि हमारे देश में पूरे के पूरे जितने भी धर्म हैं, अलग अलग समाज है, धर्म है, इनको इक्वल माना जाता था। ठीक है, और जाता है भी। तो इस तरह से जो पूजा के स्थान है या फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इनका एक अलग स्टेटस है हिस्ट्री में। Building constructed or used for this purpose is sometimes called a house of worship. Temples, church, synagogues, and mosaics are examples of structures created for worship. A Montessori, particularly for Buddhists, may serve both to house those belongs to religious orders and as a place of worship for visitors. नाउ बिल्डिंग्स, जो अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग्स बनाई गई जहाँ पे पूजा पाठ के लिए रहते हैं, तो उसको हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोलते हैं। कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब पूजा का स्थान। फिर वो टेम्पल्स हो सकते हैं, चर्च हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है। ठीक है, ऐसी या फिर जैन लोगों का जो शहरी वो हो सकता है, बुद्धिस्ट लोगों का। तो इस तरह से जो अलग अलग वर्शिप के प्लेस हैं वो बनाए गए। सो हिंदू वर्शिप
which is known as puja, typically take place in the mandir or temple. Followers of Hinduism can visit to the mandir anytime they please. Hindus can also worship at home, and many have a special sharing dedicated to certain god and goddess. तो एज यू नो हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं और हर एक का मंदिर जो है वो अलग अलग है। तो जो प्रेयर करने वाला है वो उस मंदिर में जाके प्रेयर कर सकता है, वो घर पे भी प्रेयर करता है और हर एक भगवान के लिए अलग अलग मंदिर जो है वो बांधा गया है। तो जब हम किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो अगर कोई किंग किसी स्पेशलाइज्ड भगवान के को मानता है, जैसे कोई होता है जो केवल शिव को मानता है, कोई होता है केवल विष्णु को मानता है, तो वो उनके मंदिर बनवाता है। तो उस ईरा के बारे में अगर वो राजा अगर राज्य कर रहा है तो आपको दिखेगा कि उस ईरा में सबसे ज्यादा वो जिस भगवान को मानता है उसी के मंदिर आपको ज्यादा दिखेंगे। तो इस तरह से हमको पता चलेगा that after that public worship with other Christian usually take place in a church, chapel or cathedral. The word church can be different things. The church is a whole community of Christian, the people of God, also called the body of Christ. A church is a building in which worship takes place. Now see the church. अब हम बोलेंगे कि पहले हम हिंदू अब चर्च, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जिसको मानता है उसी की सबसे ज्यादा चीजें हमको देखने को मिलती है। जैसे अब हमने बोला कि हमको मालूम है कि गोवा की तरफ से हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज आए थे, तो वो अपने साथ में अपना धर्म भी लेके आए। तो फिर आपको दिखेगा कि गोवा में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो वहाँ पे चर्चेस भी हमको ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी अलग अलग भाग है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है, तो ठीक है। तो लेकिन हमको ऐसे पता चलेगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो चर्च है हमको गोवा ही साइड में मिलेगा, या फिर केरल साइड, जो भी हमारा साउथ का भाग है केरल से लेके गोवा तक, वहां से हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम चर्चेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो चर्च वो जगह पे है जहाँ पे जो क्रिश्चियंस है वो प्रेयर के लिए जाते हैं। The Gurudwara is not only the place of meditation or prayer, it is the main place for the Sikh community. The Sangat together, gather together, and it also a place where Sikh and the wider community can learn about the faith. See, हर एक का अपने वर्शिप करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे हम हैं किसी मूर्ति को देख के पूजा करते हैं और उसी को मानते हैं। चर्च में भी वैसे, गुरुद्वारा में क्या है, गुरु ग्रंथ साहब जो है वो रखा हुआ है, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने जो बुक लिखी है उसी को वहाँ पे रखा गया है और उसकी पूजा करते हैं। अब जो गुरुद्वारा है उसका गुरु का द्वार मतलब गुरु का घर, ठीक है। अब वो वहाँ पे अब गुरुद्वारा का उन्होंने क्या मतलब करा है कि सिख का मतलब होता है संगत मीन्स कम्युनिटी, जहाँ पे सारे लोग आके बैठे एक दूसरे से बोले, संगत में रहे, एक दूसरे के पास पास में रहे, एक दूसरे के इमोशंस को समझे, ऐसी जगह को गुरुद्वारा बोला जाता है। और जहाँ पे बैठ के लोग अच्छी बातें सीखें उसी को भी गुरुद्वारा बोला जाता है। तो ये सिख धर्म का गुरुद्वारा। After that, the mosque is a place to gather for prayers, to study and to celebrate festivals such as Ramadan. It can also be used the house of school and community center. The simplest mosaic could be a prayer room with a wall marked with a mihrab. Indicate the direction of Makkah, which Muslims should face when praying. Now see, there is no God image, no book is there, but there is a wall which indicates the मक्का डायरेक्शन। मक्का मदीना जो है वो उनके पवित्र प्लेस माना जाता है। तो वो जिस डायरेक्शन पे होता है वो जो दीवार होती है उसके ऊपर वो डायरेक्शन दिया होता है और वहाँ पे मेहरब जो है वो बनाई होती है, मतलब डिजाइन सी बनाई होती है। उसी की तरफ देख के लोग जो है अपनी नमाज अदा करते हैं। तो इस तरह से हर एक का पूजा करने का तरीका अलग है, भगवान को मानने का तरीका अलग है। अब ये हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? ये हिस्ट्री से ऐसे रिलेटेड है कि जो
अब इंडिया की हम बात लेते हैं, जब हिंदू लोग थे तो वहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए। जब मुस्लिम जो मुगल जब यहाँ पे आए तो उन्होंने आपको देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा आपको मस्जिद देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पे पोर्टुगीज आए या ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने चर्च बनवाए। ठीक है, तो इस तरह से हर एक ईरा जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी चेंज होती गई, जिससे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। आफ्टर दैट बुद्धिस्ट जब आए तब उन्होंने अलग से अपना एक जो वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप है वो बनाए। इन द सिम्पलेस्ट temples are Buddhist while shrines are Shinto. The temples have a large incense burners and many Buddhist statues and may or may not have a graveyard attached to them, while shrines have a large, often vermilion red curry and sacred gate standing in the front of them. ये फर्क है शरीर और श्रेणी में। तो इस तरह से बुद्धिस्ट लोग हैं, ये जब आए तो इन्होंने अपना प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो बनाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों ने अपने अपने वर्शिप प्लेस जो है वो स्टार्ट की। तो इससे भी हमें अपने हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। अब हर एक राजा आया हिंदू, लेकिन हर एक का टेम्पल बनाने का तरीका जो था वो अलग अलग था। तो इससे भी जो अब आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। जब हम इस टेम्पल्स की स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से आज का टेम्पल जो है इन टेम्पल से टोटली अलग है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मान के पड़ेगी। किस तरह से प्रवेश द्वार होना चाहिए, कहाँ पे मंडप होना चाहिए, कहाँ पे भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, कहाँ पे उनको प्रदक्षिणा मारने की जगह होनी चाहिए, कहाँ पे उसका कलश रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमको इस तरह की स्टडी से मिल सकता है। नाउ सी द्रविडियन साउथ टेम्पल्स। अब क्योंकि द्रविडियंस मतलब जो साउथ साइड में, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं एकदम कोनिकल शेप में होते हैं, या फिर इस तरह से होते हैं कि वह बारिश वहाँ पे रुके ही ना, सारा का सारा पानी जो है वो नीचे स्लिप आउट हो जाए। तो इस तरह के टेम्पल्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। द वीरू प्रकाश टेम्पल, ठीक है, लोकेश्वर टेम्पल्स। अब ये इस टाइप के टेम्पल्स आप देखिए तो यहाँ से भी आपको पड़ेगा, ये चालुक्य किंग जो चालुक्य थे, चालुक्य तब के ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेम्पल है ये बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, इट मीन्स इट स्पेस अ लॉट। आजकल के मंदिर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उस टाइप के मंदिर जो थे उनकी बनावट से हमको उस टाइम के बारे में पता चल सकता है। तो सी दैट वेरियस डिजाइन्स ऑफ टेम्पल्स, ऑल आर द टेम्पल्स। नाउ द थ्री टाइप्स ऑफ देवल्स। अब यहाँ पे देव करना जो है, देवल मतलब एक से एक को लगा हुआ, तीन टाइप के अलग अलग भगवान के मंदिर जो है वो एक साथ रहेंगे। तो थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल्स। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कोलोंग गोराई टेम्पल जो है वो किस तरह से है कि बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पे एंट्रेंस अलग है, ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग है। यहाँ पे एंट्रेंस अलग है, मंडप अलग है, और जहाँ पे मेन गॉडेस का जो जगह है वो अलग है। तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन जो होता है टेम्पल्स का वो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है। ओके, आफ्टर दैट रॉयल सील्स। रॉयल सील्स मतलब राजमुद्रा। तो राजमुद्रा जो है, जो राजा वहाँ पे राज करता है उसी की राजमुद्रा जो है हर जगह पे। अब राजमुद्रा मतलब तब जो उनका जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से स्टार्ट हो गया, इसलिए वहाँ पे राजमुद्रा का यूज जो वो है होने लगा। A seal is a device for making an impression in wax, clay, paper, or some other medium, including an embossment of paper, and is also the impression thus made. However, engraved gems were often curved in relief, called camo, and in this context, giving a counter relief or intaglio impression when used as a seal. अब देखिए सील क्यों यूज किया जाता था। यू कैन सी द फर्स्ट वन इज राजा शिवाजी सील। आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये हमारे शिवाजी राजा जो थे उनके
सील है, उसके नीचे आपको उसकी सील का डिजाइन बताया गया है। अब ये सील जो थे वो किसी भी चीज की एथेंटिसिटी मतलब सच्चाई को बयान करने के लिए ये सील्स का यूज किया जाता है। The original purpose was to authenticate a document, a wrapper, or for one such as a modern envelope, or the cover of container or package holding valuables or other objects. The seal making device is also referred to as the seal markings or die. The imprint it creates as a seal impression or more rarely the sealing. सील अभी आप जो नीचे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये एक टाइप का इम्प्रेटर है, ठीक है। ये सील मेकिंग, अब इसके जो है ऊपर जो है यहाँ सील की डिजाइन होती है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसको पैक किया जाता है या फिर कोई भी चीज हो उसको पैक किया जाता है और गोपनीयता के लिए मतलब वो एथेंटिसिएट है, वो विश्वसनीय है, वो कोई और नहीं देख सकता, तो इसलिए उसको पैक करके अभी लाख बोलते हैं उसको, वैक्स जो होता है उसको गर्म करके उसके ऊपर डाल के इस जो सील है उससे सील कर दिया जाता है। मतलब कोई भी उसको खोल नहीं सकता और वो किसका है तो इस सील से पता चल जाएगा कि वो जो मार्क है, ठीक है, किसी भी देश का किसी भी राज्य का राजा का जब वो मार्क है तो ये इस राजा से बिलोंग करता है, इसलिए उसके ऊपर उसकी सील जो है वो लगाई जाती है। So seal are used to stamp bags or packets containing goods that are sent from one place to another. अभी seal जो है हमने देखे होंगे कि stamps भी हैं जो यूज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान जा रहा हो, पैकेट जा रहे हो तो वहाँ पे अभी हमारे पोस्ट ऑफिस में भी सील्स का यूज होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में सील्स का यूज होता है। गवर्नमेंट अगर किसी चीज को सील करती है तो देखा होगा आपने कि ताला लगा होता है उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं और उसके ऊपर वैक्स डाल के सील लगा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस तरह से ये जो सील है, रॉयल सील जो थी या फिर आज की सील है, वो अलग अलग सील्स कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स। ये इंडस सिविलाइजेशन जो था तब की सील्स है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट सील्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। तो ये जो डिफरेंट सील्स है डिफरेंट किंगडम्स के, ये हमको उनके बारे में बताते हैं। So we will stop our lecture here. Tomorrow we will continue with the tools which are the sources of history.